Welcome back, friends. This is Pallavi Darvi, and in this series of lecture, we will continuing the explanation of University Physics book. इस बुक में आपको ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज दी गई हैं जिस आपको हेल्प करेंगी। आपको अभी लगता है कि दैट यू अंडरस्टूड द फिजिक्स, बट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स इन द सेंस दैट यू शुड बी एबल टू डू द फिजिक्स। इसका मतलब है कि आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आपको हर तरह का सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम की कॉन्सेप्ट्स होते हैं, थ्योरीज होते हैं, वो अप्लाई करने आना चाहिए। हमें नॉर्मली लगता है कि हमें समझ में आ गया है, लेकिन एक्चुअली व्हेन वी आर गिवन सम सम्स हम लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं कि इसे किस थ्योरी से रिलेट करना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। बट इट इज़ नॉर्मली सबके साथ होता है, जिसने भी 12th तक का पास किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, उन्हें सब लगता है कि यस आई नो दिस थ्योरी, आई अंडरस्टूड दिस डेरिवेशन एंड ऑल। लेकिन अब जब किसी से कोई और डेरिवेशन दिया जाता है कि लाइक कोई और सिचुएशन देकर कुछ और वेरिएबल्स दिया जाता है, एट दैट टाइम यू विल गेट स्टक समवेयर। इस तरह के सारे कंफ्यूजन को दूर करती है इस बुक में दी गई थ्योरीज। तो दिस इज रिटन बाय सीजर एंड जिमेंस्की। इनका ये 13th एडिशन है। तो इस बुक का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। इस बुक में 6 चैप्टर्स है टोटल। फर्स्ट वन इज मैकेनिक्स, सेकेंड वन इज वेव एकॉस्टिक्स, थर्ड वन इज थर्मोडायनेमिक्स, फोर्थ वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिफ्थ वन इज ऑप्टिक्स, सिक्स्थ वन इज मॉडर्न फिजिक्स। इन सब की डिटेल्स चैप्टर्स कुछ इस तरह से है। पहला वाला है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में सब चैप्टर्स है टोटल 14। 14 चैप्टर्स को एक्चुअली इस मैकेनिक्स को ही 14 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द मैकेनिक्स। सेकेंड वाला है वेव्स एकॉस्टिक्स, जिसे 2 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। थर्मोडायनेमिक्स दैट वी विल स्टडी इन 4 डिफरेंट चैप्टर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द बिगेस्ट वन। इसे हम लोग अगेन लाइक मैकेनिक्स ये टोटल है 12 चैप्टर्स। उसके बाद आता है ऑप्टिक्स जिसके 4 चैप्टर्स है। उसके बाद आता है मॉडर्न फिजिक्स, इसके चैप्टर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। सो टोटल 8 चैप्टर्स विल बी देयर इन मॉडर्न फिजिक्स। तो टोटल 1480 बुक्स का 80 पेजेस का ये बुक है, जिस इस सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग सिंप्लीफाइड तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे और हर तरह के प्रॉब्लम को किस तरह से हैंडल किया जाता है, किस तरह से सॉल्व किया जाता है, इसके बेसिक स्ट्रेटजीज को समझने की कोशिश करेंगे। वी विल स्टार्ट विद दिस मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में सब पार्ट है। इस मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर है यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटीज एंड वेक्टर्स। इस चैप्टर में सब टॉपिक्स आपको मिलेंगे। द नेचर ऑफ फिजिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन फिजिक्स, स्टैंडर्ड्स एंड यूनिट्स, यूनिट कंसिस्टेंसी एंड कंजर्वेशन, अनसर्टेनिटी एंड सिग्निफिकेंट फिगर, एस्टिमेशन या फिर एस्टिमेट्स एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स, वेक्टर एंड वेक्टर एडिशन, components of vectors, unit vector and products of vectors. Again we have some summary, some exercise problems also in this. We will solve at least 2 to 3 problems after every chapter. ठीक है। इन बिटवीन ऑल्सो हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। हम हर प्रॉब्लम को अच्छे से डिस्कस करेंगे एज वी विल डिस्कस दी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज। हर एक कॉन्सेप्ट के बाद एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी आएगी, उससे रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम आएगा। हर एक प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग इधर डिस्कस करेंगे। ठीक है। हमारा चैप्टर शुरू होता है यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटीज एंड वेक्टर्स। इन दिस यू कैन सी एक पिक्चर दिया है आपको, जहां पर आपको थंडरस्टॉर्म दिख रहा है, बिजली कड़क रही है। अब हमें पूछा गया है यहाँ पर एक जो ये बिजली कड़क रही है, जो ये तूफान आ रहा है, ये जा रहा है नॉर्थ ईस्ट साइड में। इट इज गोइंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट साइड। जब ये नॉर्थ ईस्ट साइड में जा रहा है विथ द एंगल 53 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, और कौन सी स्पीड्स के साथ जा रहा है? इट इज 20 किलोमीटर पर आवर। अगर एक थंडरस्टॉर्म है जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 53 डिग्री एंगल से मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, तब क्या पूछा गया है? हाउ फार नॉर्थ डज द थंडरस्टॉर्म इन 1 आवर? नॉर्थ साइड में इस थंडरस्टॉर्म कहाँ पे होगा आफ्टर 1 आवर? इस तरह का सिचुएशन दिया जाता है तो हमें नॉर्मली पता चलता है कि दिस इज डिस्टेंस, टाइम रिलेटेड। तो स्पीड दिया है
डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, स्पीड है, तो हमें फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू स्पीड, या फिर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हम लोग इस तरह से करके क्या करते हैं, नॉर्मल वाला कैलकुलेशन कर देते हैं। बट सी हियर देयर इज एंगल इज गिवन टू यू, अगेन कुछ और एंगल है तो इसका मतलब है कुछ और या फिर कुछ और क्वांटिटी भी हो सकती है, लाइक साइन कॉस जो हम लोगों ने स्टडी किया था। लेकिन कौन सा वाला कहाँ पे किस तरह से अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ों को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। एंड आई अश्योर यू दैट ये जब चैप्टर खत्म होगा, ये चैप्टर नहीं, इन बिटवीन अगर हम लोगों ने 2 से 3 भी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा थ्योरी अप्लाई होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा और इसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सो ये है चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। नाउ वी विल सी बेसिक थिंग। बेसिक में क्या आएगा, सिंपली हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज फिजिक्स, वी नो दैट, सॉरी व्हाट इज साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ नेचर, जहाँ जो भी नेचर का बिहेवियर है, नेचुरल थिंग्स कैसे बिहेव कर रहे हैं विद अदर पार्टिकल्स, इस सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। दैट इज नथिंग बट आवर natural behavior and natural things and knowledge that we obtain about them। जैसे साइंस में बहुत सारी स्ट्रीम्स है, हम लोगों को पता है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी। अब मत कहना कि मैथ्स कहाँ से पार्ट हो गया। इफ यू सी एवरीवेयर मैथ्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर जगह पे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, नंबर्स आएंगे तो कैलकुलेशन आएगा, कैलकुलेशन आएगा तो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर आएगा तो हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अगेन होल थिंग इज रिलेटेड टू मैथ्स। तो मैथ्स को कभी भी मत बोलना कि ये साइंस का पार्ट नहीं है। ओके, सो सी साइंस का क्या है, साइंस इन सोसाइटी कौन सा है, जैसे लिविंग थिंग्स रिलेटेड, जैसे ये बायोलॉजी से रिलेटेड हो गया, ह्यूमन बॉडी का ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, सबके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं इन बायोलॉजी। जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगे, प्लांट्स होंगे, उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करते हैं। जो भी केमिकल्स जो है दैट वी विल स्टडी इन केमिस्ट्री, जैसे सोप बनाना, हैंड वॉश बनाना। यहाँ पे अब कोरोना के टाइम हैंड वॉश तो बहुत फेमस हो गया था, लाइक हाथ धोना है, ऑलवेज सैनिटाइज करना है। सैनिटाइज क्या होता है, अगेन सैनिटाइजर दैट यू आर यूजिंग टू क्लीन योर हैंड्स। तो अगेन सैनिटाइजर कुछ फॉर्मूला है, बनाना है, तो वी नीड द केमिस्ट्री हेल्प, राइट। अगेन सोसाइटी आ गई तो अगेन आ गया शिपमेंट, ये आ गया टेक्नोलॉजी, हेयर ड्रायर, ये आ गया टेक्नोलॉजी अगेन फिल्म मेकिंग, ये आ गया स्पेस, गेमिंग। यू विल गेट एवरीथिंग इन अवर सोसाइटी एज अ पार्ट ऑफ साइंस। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो सोसाइटी इज रिलेटेड टू साइंस, साइंस इज रिलेटेड टू सोसाइटी। वाई, बिकॉज वी यूज एवरी डे, फ्रिज यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं, टीवी यूज करते हैं, लैपटॉप दैट यू आर सीइंग दिस लेक्चर। किस पे देख रहे हो आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे, जो इंटरनेट प्रोवाइड करता है। इंटरनेट इज नथिंग बट अगेन क्या आ जाएगा, टेक्नोलॉजी आ जाएगी। टेक्नोलॉजी कहाँ से आ रही है, इंटरनेट सर्विस आपको कहाँ से मिल रहा है, सम केबल वायर्स यू आर यूजिंग या फिर वाईफाई यूज कर रहे हो, वो रिलेटेड टू कैसे है, दैट ऑल यू आर गेटिंग विद दी सम काइंड ऑफ वेव्स। तो वेव्स क्या हो गया, अगेन फिजिक्स हो गया। तो वेव्स कहाँ से आ रहे हैं, या फिर वो केबल वायर में कैसे ट्रेवल कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ फिजिक्स वी आर एबल टू मेक सच केबल वायर्स, सच टावर्स टू pass such waves till the service we will get। जैसे बहुत सारे डिश आ गए हैं, जैसे टाटा स्काई हो गया, एयरटेल का हो गया, वो सब लोग क्या करते हैं, देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन, तो फिर भी हमें टीवी पर सिग्नल आता है। कैसे आता है, अगेन दे आर सेंडिंग सम काइंड ऑफ सिग्नल्स, वी आर रिसीविंग विद सम काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग यूज करते हैं इन आवर सोशल लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट फिजिक्स। अब फिजिक्स क्या हो गया, फिजिक्स का सिंपल डेफिनेशन क्या है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी, मैटर, स्पेस एंड टाइम। याद रखना फिजिक्स में ऑलवेज ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। कौन सी हो जाएंगी, एनर्जी, सो एनर्जी, मैटर, स्पेस एंड टाइम। ये चारों चीजों के बिना फिजिक्स पूरा नहीं होगा। हम लोग इस सारी चीजों को समझेंगे इन 3 फिगर से। ठीक है, सो फर्स्ट वाला है, ये फेमस फिगर है, हम सबको पता है। साइंटिस्ट नीचे बैठा था, एप्पल सर पे ऊपर गिर गया और शुरू हो गई ग्रेविटेशन की थ्योरी। काश कि एप्पल नहीं गिरता, ऐसे मत सोचना, वरना हम लोग के पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी नहीं आती। ओके, इट्स अ जोक का पार्ट था। ठीक है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इट इज, एप्पल गिर रहा है इसके सर के ऊपर,
क्या हो जाएगा एप्पल गिरने से? सर पे चोट लग जाएगी। नहीं नहीं, सर पे चोट नहीं लगेगी। एट दैट टाइम ही थिंक्स व्हाई इट इज कमिंग डाउन। यहाँ पे हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि एनर्जी कौन सी है, मैटर कौन सा है, स्पेस कौन सा है और टाइम कौन सा है। इफ यू सी, एप्पल इज अ काइंड ऑफ मैटर, साइंटिस्ट इज अ काइंड ऑफ मैटर। जब एप्पल मैटर होगा तो इसका स्पेस कौन सा होगा? ये वाला स्पेस होगा जिस स्पेस में ये गिर रहा है नीचे। टाइम क्या होगा? एप्पल नीचे गिरने में कुछ टाइम लेगा, तो टाइम हो गया, स्पेस हो गया, एनर्जी। अब ये एप्पल नीचे गिर रहा है तो कुछ एनर्जी के साथ ही गिरेगा, अगर सर पे लगेगा तो कुछ तो लगेगा ना, दैट मीन्स इट हैज सम काइंड ऑफ एनर्जी। सो आ गया एनर्जी, और कौन सा बच गया हमारा? सो एनर्जी हो गया, मैटर हो गया, स्पेस हो गया और टाइम। सो इट विल टेक सम टाइम टू कम डाउन, कुछ टाइम लगेगा ना, आधा सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 1 मिनट। सो फ्रॉम हियर टू हियर, तो ये चारों चीजें आ गई। सो इफ सपोज यू थिंक दिस साइंटिस्ट एज अ मैटर, यहाँ पे दो सिचुएशंस होती है, एक बार जब आप एप्पल को मैटर कंसिडर करते हो और जब आप साइंटिस्ट को मैटर कंसिडर करते हो। जब साइंटिस्ट मैटर होगा तो क्या होगा? इसके ऊपर जो भी लग जाएगा, सम एनर्जी से लग जाएगा, तो ये फील करेगा सम काइंड ऑफ एनर्जी। जो बाहर से एनर्जी मिलती है दैट इज वी कॉल इट एज काइनेटिक एनर्जी। जो अंदर से आती है, जैसे एप्पल का खुद का एनर्जी था, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नाउ काइनेटिक एनर्जी इज देयर। अब ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने जो समझाने के लिए बोला है कि ये वाला एग्जाम्पल कहीं काइनेटिक और पोटेंशियल में लिख मत। हाँ ठीक है। नाउ मैटर व्हेन यू कंसिडर एज दिस साइंटिस्ट, मैटर हो गया। टाइम क्या हो गया? जो ये रिएक्ट करेगा आफ्टर दिस एप्पल हिट्स हिम, तो कुछ टाइम लगेगा उसको। एनर्जी, कुछ ये फील करेगा। स्पेस कौन सा होगा? ये वाला स्पेस होगा। स्पेस का मतलब कुछ फ्रेम, जैसे आप फोटो खींचते हो तो कुछ फ्रेम बन जाता है। सो स्पेस, स्पेस का मतलब ये बड़ा वाला स्पेस नहीं होता है। सो इन दिस केस दिस इज द स्पेस। ओके, सो इन बोथ द केसेस यू हैव एनर्जी, मैटर, स्पेस एंड टाइम। ठीक है, नाउ सी दिस बॉय इज प्लेइंग विथ यो-यो, एक बॉल के साथ खेल रहा है। अगेन ही नीड्स सम काइंड ऑफ एनर्जी टू रोटेट दिस बॉल, तो ये हो गया स्पेस, ये पूरा फोटो हो गया स्पेस। ये बॉल हो गया मैटर, और इसे कुछ एनर्जी चाहिए इसे घुमाने के लिए, तो हो गया एनर्जी। ये बॉल कुछ टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये हो गया टाइम फॉर दैट मैटर टू रीच दिस प्लेस टू दिस प्लेस। तो आ गया एनर्जी, स्पेस, मैटर एंड टाइम। दिस इज नॉट द कंप्लीट स्पेस। ये स्पेस फ्लैट है, हाइपरबोलिक है, पोटैटो जैसा है, कुकुम्बर जैसा है, हमें कुछ नहीं पता है। सो दिस इज व्हाट द बिग स्पेस, इट इज विथ सम काइंड ऑफ एनर्जी, इट हैविंग सम काइंड ऑफ मैटर आल्सो। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये स्पेस में। सो आ गया स्पेस। नाउ दिस इज व्हाट द बिग पिक्चर ऑफ फिजिक्स। यहाँ पे सब कुछ है, फॉर्मूलाज है, बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, लेंस है, सब कुछ है। सो वी हैव हियर एवरीथिंग अबाउट द फिजिक्स। अब ये सब देखकर चक्कर मत खाना, हम लोग सारी चीजों को अच्छे से डिस्कस करेंगे in upcoming chapters. So we will move next. So in this opening chapter, what we will study? In this opening chapter, we will go over some important preliminaries that we will need to throughout our studies. यहाँ पे हम लोग कुछ basic things सीखेंगे इस chapter में, जो हमें आगे आने वाली chapters में help करेंगी. Basic things like accuracy find out करना, नंबर्स को राउंड ऑफ करना, वेक्टर्स एडिशन, जैसे हमें बताएगा कि विच डायरेक्शन द थिंग इज मूविंग, तो डायरेक्शन का पता चलेगा। और बेसिक सिंप्लीफाइड यूनिट्स, एसआई यूनिट हम लोग जिसे कहते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसके बारे में भी हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में सीखेंगे। सो वी विल इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिस्कस वेज टू डिस्क्राइब द एक्यूरेसी ऑफ अ नंबर। So we will look some examples also. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं जिसका एस्टिमेशन कैसे किया जाता है, कैलकुलेशन कैसे होती है, सब कुछ दिया हुआ है। We will see one by one. So यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज नेचर ऑफ फिजिक्स। जो अब तक देखा था हमने वो जनरल साइंस के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था मैंने, तो चैप्टर यहाँ से शुरुआत होता है इस बुक में जो दिया गया है। So उसका फर्स्ट पॉइंट है द नेचर ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का नेचर क्या है? फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। तो फिजिक्स क्या है? एक्सपेरिमेंट है। सर के ऊपर एप्पल का गिरना एक्सपेरिमेंट, वो एक्चुअली नेचुरल एक्सपेरिमेंट हो गया, लेकिन अभी हम लोग कर भी सकते हैं कि एक टावर पे खड़े रहो, बॉल को नीचे फेंको, एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट हो गया। सो इट्स एक्सपेरिमेंटल साइंस। when you actually perform the experiment, whatever result you will get, उस सारे कॉम्बिनेशन का कुछ थ्योरी बनेगा जिसे हम लोग कहेंगे फिजिकल फेनोमेना। ठीक है, नाउ
जैसे रेनबो बन गया। ओके ना, ये काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट ही हो गया। जैसे वो नेचुरली रेनबो बनता है या फिर हम लोग लेबोरेटरी में भी बना सकते हैं। और आप लोग सिंपली अगर बबल्स बनाते हो ना तो बबल पर भी आपको लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो आपको दिखेगा रेनबो। ठीक है, ओके। नाउ फिजिसिस्ट ऑब्जर्व the phenomena of nature and try to find patterns that relate those phenomena। क्या है, फिजिसिस्ट क्या करते हैं, नेचुरल में जो भी पैटर्न बनता है, जो भी चीजें होती है उसे रिलेट करते हैं, दोज दे आर रिलेटिंग विद सच फेनोमेना, कि कौन सा फेनोमेना है, क्या अप्लाई। सो दीज पैटर्न्स आर कॉल्ड फिजिकल थ्योरीज, और व्हेन दे आर वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड एंड वाइडली यूज्ड, जब उसे स्टडी किया जाता है तब उसे थ्योरी कहा जाता है। जब उसे हम लोग वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं उसे हम लोग तब कहते हैं फिजिकल लॉज या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, नाउ इन दिस केस वी हैव टू have some kind of precautions. What kind of precaution? The meaning of the word theory, calling an idea a theory does not mean it, whatever meaning of the theory का क्या मतलब होता है, theory का meaning होता है एक idea, a theory does not mean that it is just a random thought, एक just a random thought नहीं है, an unproven concept नहीं है, rather a theory is an explanation of natural phenomena based on observation and accepted fundamental principles। ये सिंपली जैसे बोल दिया, थॉट में आ गया, जो भी सोच लिया, इमेजिनेशन नहीं है थ्योरी। थ्योरी इज नथिंग बट इसे ऑब्जर्व किया जाता है, अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई किया जाता है एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल के साथ आता है, तो इसे हम लोग बोल देते हैं थ्योरी। ओके, सो व्हेन वी आर यूज इट वर्ल्ड वाइड वी कॉल इट एज प्रिंसिपल। एन एग्जांपल is the well established theory of biological evolution। biological evolution is बहुत अच्छा एग्जाम्पल है for theory which is the result of extensive research and observation by generation of biologists। okay, now to develop a physical theory a physicist has to learn to ask appropriate questions, design experiment to try to answer the questions and draw appropriate conclusion from the result। कोई भी अगर फिजिकल थ्योरी हमें प्रूव करनी है तो एक फिजिसिस्ट हैज टू लर्न, क्या लर्न करना चाहिए, अप्रोप्रिएट क्वेश्चन होना चाहिए, जिस क्वेश्चन का कुछ मीनिंग होना चाहिए, उसका कुछ एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, उसका प्रॉपर आंसर होना चाहिए एंड ड्रॉ द अप्रोप्रिएट कंक्लूजन फ्रॉम द रिजल्ट। जो भी रिजल्ट मिलता है उससे कुछ कंक्लूजन पता होना चाहिए। ओके, दैट व्हाट वी कॉल इट एज अ प्रॉपर थ्योरी और अ फिजिकल लॉ या फिर उसे प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। ओके, so two research laboratories were there, one you can see it is in Pisa, Italy, and one more is there, that is the large hadrogen collider, it is in Geneva, Switzerland। यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट ऐसे ही दिखाया गया है आपको समझाने के लिए कि हाउ फिजिकल एक्सपेरिमेंट विल वर्क। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक वर्कर है, तो ये देखो ये हाइड्रोजन कोलाइडर कितना बड़ा है। इस तरह के बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स किया जाता है टू अंडरस्टैंड एक्चुअल फिजिकल फेनोमेना। गैलीलियो इन्वेस्टिगेट क्या किया उसने, यहाँ पर एक पेंडुलम है, उस पेंडुलम का मोशन इन्वेस्टिगेशन किया। ओके, सो टू एक्सपेरिमेंट्स, टू डिफरेंट फेनोमेना। ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि किस तरह से फिजिकल फेनोमेना थ्योरी बनती है। ओके, ऑन दैट बेसिस यू आर गिवन सम काइंड ऑफ सिचुएशन एंड प्रॉब्लम जिसको आपके डिराइव या फिर सॉल्व करना होता है विद सम काइंड ऑफ नंबर्स। ओके, नाउ Legend has it that Galileo Galilei dropped। Galileo Galilei ने क्या किया, ये legend बोल रहा है आपको, क्या किया, सन 1564 सॉरी 1564 to 1642। Who is this year? This life year is for Galileo Galilei। What he did, he dropped light and heavy object from the top of the Leaning Tower। उसने क्या किया, लाइट को और एक हेवी ऑब्जेक्ट को क्या किया, उसने ड्रॉप किया एक टॉवर से। तो उसका रिजल्ट क्या आया, टू फाइंड आउट वेदर देयर रेट्स ऑफ फॉल वेयर सेम और डिफरेंट। अगर एक हेवी ऑब्जेक्ट है और अगर लाइट है, उसने क्या किया, उसका रेट इन द सेंस टाइम, हेवी ऑब्जेक्ट और लाइट के वेव को सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगता है ये उसने कैलकुलेट किया।
और क्या किया, फ्रॉम एग्जामिनिंग द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट विच वेर एक्चुअली मच मोर सोफिस्टिकेटेड देन द लीजेंड, ही मेड द इंडक्टिव लीप ऑफ द प्रिंसिपल और थ्योरी। उसने इस सबको स्टडी किया और कुछ थ्योरी बनाई। उस थ्योरी में ये पता चला कि वेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पे डिपेंड नहीं है उसका वेट, या फिर वेट कुछ भी असर नहीं करेगा एक्सेलरेशन पर व्हेन इट इज फॉलिंग फ्रॉम टॉप टू डाउन। ठीक है, इसमें अभी ज्यादा दिमाग मत खराब करो कि ये थ्योरी क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है कि किस तरह से थ्योरी होती है। हम लोग पूरा बेसिक से सब कुछ स्टडी करेंगे। सिर्फ इतना समझ लो कि गैलीलियो गैलीली ने क्या किया, टावर से लाइट और एक हेवी ऑब्जेक्ट छोड़ दिया और उसने देखा कि ये दोनों किस रेट पे नीचे आती है, और उसने उस पे बेस्ड कुछ थ्योरी प्रिंसिपल बना दी। ओके, ना द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल थ्योरी सच गैलीलियोज ऑफन टेक्स, तो उसने जो भी इनडायरेक्ट जो भी उसने एक्सपेरिमेंट किया उसे ना अच्छा डायरेक्शन वाला पाथ था जब उसने स्टार्टिंग में किया था, और जो भी उसके साथ अलाइज थे उन लोगों ने भी उस पर ब्लाइंडली विश्वास कर लिया, रॉन्ग गेसेस कर लिए उसने, जैसे ये इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेलरेशन, इस तरह से, एंड डिस्क्राइबिंग द अनसक्सेसफुल थ्योरी इन फेवर ऑफ मोर प्रॉमिसिंग वंस। इसका मतलब है जितना भी उसने प्रोमिस किया था बिफोर डेवलपिंग दिस थ्योरी उस पर वो खरा नहीं उतरा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसने जो थ्योरी बनाई वो रॉन्ग है, इसका मतलब ये है कि ये थ्योरी इनकम्प्लीट है। ओके, नाउ फिजिक्स इज नॉट सिंपली अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। फिजिक्स एक सिंपल कलेक्शन नहीं है फैक्ट्स और प्रिंसिपल का, रादर क्या है वो, इट इज द प्रोसेस बाय विच द जनरल प्रिंसिपल दैट डिस्क्राइब हाउ द फिजिकल यूनिवर्स बिहेव्स। जो भी हमारा फिजिकल यूनिवर्स है वो कैसे बिहेव करता है, जैसे सूरज का निकलना, जैसे चांद का निकलना, जैसे रेनबो का आना, जैसे बिजली कड़कना, ऑल दीज आर फिजिकल यूनिवर्स में होने वाली प्रोसेसेस है। या फिर रेनबो का आना, और क्या कह सकते हैं हम लोग, सो यू कैन सी वी हैव सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेटल्स वेयर देयर हाउ दे रिएक्ट, या फिर डेंसिटी होती है, या फिर बहुत सारे वॉल्यूम्स, विस्कोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड किस तरह से पकड़ती है, विंड कैसे मूव करती है, अर्थ कैसे मूव कर रहा है, डिफरेंट गैलेक्सीज वेयर देयर हाउ दे आर परफॉर्मिंग, हाउ गैलेक्सीज का मर्जर होता है, तो ये मर्जर वाला फिनोमेना क्या है। तो ये सारी स्टडीज को हम लोग कैसे, दीज आर नथिंग बट द फिजिकल यूनिवर्स बिहेवियर, ये बिहेव कर रहा है, एक्चुअली बिहेव हो रहा है जिसे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इन अ प्रॉपर वे में स्टडी करने के लिए ही हम लोग इसे कहते हैं फिजिकल प्रिंसिपल, जिसे हम लोग स्टडी करते हैं, जिससे बेस्ड हम लोग कुछ थ्योरीज बनाते हैं। ओके, और नो थ्योरी इज एवर रिगार्डेड एज द फाइनल एंड अल्टीमेट ट्रूथ। अब कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं होती है, याद रखना, जो भी फिजिक्स में अब तक की थ्योरीज बनी है, नो वन इज अल्टीमेट ट्रूथ या फिर फाइनल। द पॉसिबिलिटी ऑलवेज एग्जिस्ट दैट न्यू ऑब्जर्वेशंस विल रिक्वायर दैट अ थ्योरी बी रिवाइज्ड और डिस्कार्डेड। ठीक है, कोई भी थ्योरी होती है तो उसे हम लोग डिस्कार्ड भी कर सकते हैं या फिर उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल फेनोमेना गोइंग टू बी हैपनिंग। ओके, या फिर कभी कभी हम लोग कुछ चीजें मिस कर जाते हैं, तो इट इज डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो, कि अगर फिर से हम उसको रिवाइज करेंगे थ्योरी को, तो हम लोग उस जो हम लोगों ने मिस किया हुआ जो भी कैरेक्टर्स होगा या फिर जो भी पॉइंट्स होगा, दैट वी विल ऐड एंड अगेन वी विल रीराइट द थ्योरी। ओके, so that doesn't mean theory is wrong, that means we are revising it। ठीक है, now it is in the nature of physical theory, क्यों, क्योंकि अगर हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो उसका आंसर भी होगा। अगर आंसर प्रॉपर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस क्वेश्चन के लिए आंसर ही नहीं है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने आंसर इसे पूरा नहीं लिखा है। तो दैट इज व्हाट द फिजिक्स। It is in the nature of physical theory that we can disprove a theory by finding the behavior। हम लोग किसी थ्योरी को डिसप्रूव भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं वैसे डिसप्रूव भी कर सकते हैं, जैसे रिवाइज कर सकते हैं वैसे डिसप्रूव भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बाय फाइंडिंग द करेक्ट बिहेवियर। ठीक है, so that is consistent with it, but we can never prove that a theory is always correct। लेकिन हम ये कभी प्रूव नहीं कर सकते कि ये थ्योरी ऑलवेज करेक्ट हो सकती है। गेटिंग बैक टू गैलीलियो, अब हम लोग फिर से गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट की तरफ जाते हैं। तो उसने फिर से क्या किया, इंस्टेड ऑफ लाइट एंड अ हेवी ऑब्जेक्ट, व्हाट he dropped a feather and a cannon ball from the tower again।
ठीक है, उसने फिर से टावर से कैनन बॉल और फेदर को ड्रॉप कर दिया। नाउ दे सर्टेनली डू नॉट फॉल एट द सेम रेट, अगेन ये दोनों भी सर्टन ये के रेट में फॉल नहीं करेंगे, राइट। सो नेक्स्ट, दिस डज नॉट मीन दैट द गैलीलियो वाज रॉन्ग, इट मीन्स दैट द थ्योरी वाज इनकम्प्लीट। जैसे ये दोनों, जैसे वहां पे हो गया था कि हेवी ऑब्जेक्ट और उसने लाइट को पास किया, उसने उधर रेट चेक किया इन द सेंस एट व्हाट टाइम दे विल कम डाउन टू द अर्थ। ऐसे ही उसने फेदर और कैनन बॉल के साथ भी किया और यहाँ पर उसको सेम रेट नहीं मिला, तो इसका मतलब ये थ्योरी रॉन्ग नहीं होगी, रादर it is incomplete. Okay, now if we drop the feather and a cannon ball in a vacuum, they both come down at the same rate. क्यों होगा? Because there is no air here. ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस यहाँ पे नेग्लेक्ट होगा, तो इसलिए वो दोनों वैक्यूम में एक साथ नीचे आ गए। नाउ गैलीलियोस थ्योरी हैज अ रेंज ऑफ वैलिडिटी, गैलीलियो की थ्योरी रेंज ऑफ वैलिडिटी के साथ आती है। इट अप्लाइज ओनली टू द ऑब्जेक्ट for which the force exerted by the air due to the air resistance and buoyancy is much less than the weight। जहां पे एयर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल या फिर कम होता है कंपेयर किया तो किससे, वेट से, तो ओनली सच वैलिडिटीज वेयर देयर कि कुछ लिमिटेशंस या फिर कुछ कंडीशंस के साथ ही हम लोग इसे स्टडी कर सकते हैं। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट्स लाइक फेदर और पर्चेट्स आर क्लियरली आउटसाइड दिस रेंज। Okay, now often a new development in physics extends a principal range of validity. Now Galileo's analysis of falling bodies was greatly extended half a century later by Newton's laws of motion and the laws of gravitation. Galileo की इस लॉ को फिर किसने स्टडी किया? न्यूटन्स ने किया, और करेक्टली हम लोगों को, इट इज नॉट अ कंप्लीटली करेक्ट थ्योरी, रादर रिवाइज्ड थ्योरी हम लोगों को दी किसने? न्यूटन्स ने, in the form of laws of motion and law of gravitation. Now second point in this chapter is solving physics problem. हम लोगों ने देखा किस तरह की प्रॉब्लम होती है, किस तरह का थ्योरी होता है, किस तरह से थ्योरी प्रूव की जाती है, डिस्कार्ड की जाती है, रिवाइज की जाती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डिपेंड्स ऑन दिस हाउ वी विल सॉल्व द फिजिक्स प्रॉब्लम्स। एट सम पॉइंट in the study, almost all physics students find themselves thinking, I understood the concept, but I just can't solve the problem. ये हम सबको लगता है कि हाँ, हमें सारी कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, लेकिन यस, हम लोग प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाते हैं। But in physics, truly understanding a concept means being able to apply it in a variety of problems. अगर आपको सच में फिजिक्स के समझ में आ गया है, तो that means you are able to do the physics. आपको फिजिक्स करने आना चाहिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, दैट प्रूव्स। ठीक है, हाउ डू यू लर्न टू सॉल्व फिजिक्स प्रॉब्लम? इन एवरी चैप्टर वी आर गिवन सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, और हर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, हम इन द सेंस नॉट मी, दैट इज ज़ीमंस्की एंड सीजर, ठीक है, उन लोगों ने इस हर एक चैप्टर के साथ कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज दिए हैं, एक कुछ टेक्निक्स दी है रिलेटेड टू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, जिसे आप लोग अगर अच्छे से समझ जाओगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको ये हेल्प करेगा इन फिजिक्स। ठीक है, इन एडिशन एट द एंड ऑफ द चैप्टर कुछ आपको प्रॉब्लम्स एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस दिए गए हैं ताकि आप लोग उसे प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, सो डिफरेंट टेक्निक्स आर यूजफुल फॉर सॉल्विंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है, सो डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं क्योंकि डिफरेंट थ्योरीज होती है, तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग ही होगा। नाउ दिस बुक ऑफर्स डजन्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। इस बुक में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज है जिसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सेकंड वन इज सेटअपिंग द प्रॉब्लम, थर्ड वन इज एग्जीक्यूट करना है, और लास्ट में आपको आंसर आपका इवेल्युएट करना है। आप ये चारों चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि ये चारों चीजें आखिर होती क्या है। इसे एक एक्रोनिम भी बना दिया गया है, दैट इज IC। I इन द सेंस आइडेंटिफाई, सेटअप, एग्जीक्यूट एंड इवेल्युएट, IC। ओके, नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज कुछ इस तरह से होंगी। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई, और टू आइडेंटिफाई रिलेवेंट कॉन्सेप्ट, कि इसके जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो किस कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है,
यूज द फिजिकल कंडीशन, कौन से फिजिकल कंडीशन में है, इन द सेंस ग्रेविटी अफेक्ट कर रहा है, एयर रेजिस्टेंस है या नहीं है, या फिर किसी और चीज का रेजिस्टेंस है या नहीं है, ये कुछ हो गई फिजिकल कंडीशंस. सो इन द प्रॉब्लम टू हेल्प यू डिसाइड विच फिजिक्स कॉन्सेप्ट इज और रिलेवेंट, आइडेंटिफाई द टारगेट वेरिएबल, जो आपको कैलकुलेट करना है उस टारगेट वेरिएबल को आप आइडेंटिफाई कर लो. दैट इज द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज यू आर ट्राइंग टू फाइंड. टारगेट वेरिएबल कौन सा होता है, जिस क्वांटिटी जो भी आप वैल्यू का फाइंड आउट करना चाहते हो, दैट वेरिएबल. सच एज स्पीड एट विच अ प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड. तो आप लोग यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हो, स्पीड कैलकुलेट कर रहे हो, किस चीज की, प्रोजेक्टाइल की. द इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड मेड बाय अ सायरन, जो सायरन की जो भी इंटेंस साउंड प्रोड्यूस करेगा उसका कुछ इंटेंसिटी होगा. ओके, साइज ऑफ व्हाटएवर द इमेज फॉर्म्ड बाय द लेंस. सो कुछ इस तरह की अलग अलग सिचुएशंस होगी रिलेटेड टू ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स. आप पे हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, रिलेवेंट कॉन्सेप्ट और टारगेट वेरिएबल. ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आ जाता है सेटअप. व्हाट डू यू इन अ सेटअप. सेटअप में आप क्या करोगे, गिवन कॉन्सेप्ट यू हैव आइडेंटिफाइड. अब हमें टारगेट वेरिएबल भी पता है कि क्या फाइंड आउट करना है. नाउ चूज द इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन लग जाता है, दैट यू हैव टू टेक. अगर इक्वेशन है तो उसे हमें कुछ मॉडिफिकेशन की भी जरूरत पड़ती है. जैसे हमें पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या फिर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू स्पीड. अगर हमें कुछ टाइम फाइंड आउट करना है तो वी हैव टू टेक द डिस्टेंस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर इक्वल टू से यहाँ से इधर शिफ्ट करो, उधर से इधर शिफ्ट करो. सो कुछ अलग अलग, ये तो हो गया छोटा वाला इक्वेशन. कभी कभी बड़े इक्वेशंस होते हैं, वहां पर भी हमें टारगेट वेरिएबल इक्वल टू होल रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स हमें लिखने की जरूरत पड़ जाती है. सो दैट इज व्हाट दिस सेटअपिंग द थिंग. कभी कभी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, एक्सपेरिमेंट के साथ वी विल फाइंड सम टारगेट वेरिएबल. तो एक्सपेरिमेंट में कभी हम लोगों को रूलर यूज करना पड़ता है, कभी ग्राफ पेपर यूज करना पड़ता है, कभी प्रोट्रैक्टर यूज करना पड़ता है. तो सारी चीजों को यूज करके हम लोग कुछ सेटअप बना देते हैं. सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज सेटअप. ठीक है, उसके बाद आता है एग्जीक्यूट. एग्जीक्यूट का मतलब है कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन करो और तुम लोगों को मिल जाएगा आंसर. जो भी तुम्हारा आंसर होगा दैट यू आर री-इवेल्युएटिंग द थिंग, मतलब हम लोग क्रॉस चेक करेंगे कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. कंपेयर योर आंसर विथ योर एस्टिमेटेड एंड reconsidering the things if there is a discrepancy. So if your answer includes an algebraic expression, assure yourself that it represents that what happened if the variable in the particular situation. अगर तुम लोगों ने डिराइव किया है, कुछ एक्सप्रेशन बनाया है, तो वहां भी तुम लोगों को क्रॉस चेक करना जरूरी है कि जो सिचुएशन दिया गया है वेदर दैट एक्सप्रेशन सेटिस्फाइंग ऑल द थिंग्स और नॉट. ओके, नाउ वी विल सी वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ आइडियलाइज्ड मॉडल. आइडियलाइज्ड मतलब आइडियल मॉडल है जिसपे कोई भी प्रैक्टिकल जब हम लोग कुछ करते हैं तब थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाते हैं, बट आइडियल का मतलब कंप्लीटली आइडियल, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होती है. सो इन एवरीडे कन्वर्सेशन वी यूज द वर्ड मॉडल टू मीन either a small scale replica such as a model railroad or a person who displays article of clothing, absence of thereof. In physics, a model is a simplified version of a physical system that would be too complicated to analyze in full detail. ये सब अगर वर्डिंग्स कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल वे में समझो कि एक मॉडल क्या होता है. एक मॉडल एक सिंपली एक यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल की तरह देखें तो ये एक बॉल दिया गया है, अ रियल बेसबॉल इन फ्लाइट. फ्लाइट का मतलब क्या होता है, ये फ्लाइट में बैठा नहीं है, रादर ये फ्लाइट कर रहा है, मतलब इसे किसी ने उछाल दिया है. तो क्या क्या इस पर इफेक्ट होगा, तो बेसबॉल स्पिन्स एंड हैज अ कॉम्प्लेक्स शेप. ये स्पिन होगा तो इसका शेप हमें फाइंड आउट नहीं करना पड़ेगा, करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा बिकॉज इट विल टेक सम काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ शेप. अगर देखोगे तो थोड़ा ये पीछे भी दिखाई देगा, कभी कभी थोड़ा आगे दिखाई देगा, इट इज लाइक अ सम कॉम्प्लेक्स शेप, हमें पता नहीं चलेगा ये एक्चुअल में होता है राउंड, बट व्हेन इट इज इन अ फ्लाइट इट इज समवॉट डिस्टर्बिंग द सर्कुलर और इस सर्कल जैसे शेप को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है. ठीक है, क्यों डिस्टर्ब कर देता है, तो एयर रेजिस्टेंस एंड विंड एक्सर्ट फोर्स ऑन द बेसबॉल. क्यों, विंड और जो भी एयर होगा ये इस पर कुछ अफेक्ट होगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हमें अलग शेप दिखता है. नाउ डायरेक्शन ऑफ मोशन इस जिस डायरेक्शन में जा रहा है दैट इज ऑल्सो अफेक्टिंग, एयर रेजिस्टेंस अफेक्टिंग, ग्रेविटी इज ऑल्सो अफेक्टिंग. ठीक है, अब ये हो गया तीनों अफेक्ट कर रहा है इस पर. ठीक है,
नाउ रियल बेसबॉल फ्लाइट, ये हो गया रियल सिचुएशन। रियल सिचुएशन में ना ये शेप ठीक होगा, ग्रेविटी इफेक्ट होगा, एयर रेजिस्टेंस होगा, विंड एक्सर्ट होगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ मोशन, कभी कभी डायरेक्शन में जाते जाते नीचे भी गिर सकता है, कभी कभी और ऊपर भी जाएगा, ठीक है, डिपेंड करेगा। सो दिस इज व्हाट द रियलिस्टिक सिचुएशन। अब आइडियल सिचुएशन में क्या होगा, नो एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बेसबॉल इज कांस्टेंट, ग्रेविटी कांस्टेंट होगी, और क्या होगा, बेसबॉल इज ट्रीटेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट का शेप कभी भी चेंज नहीं होता है। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द आइडियल एंड द रियलिस्टिक मॉडल। तो ये इसी का पूरा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। यहाँ पे विंड एक्सर्ट होता है, फोर्स एक्सर्ट होता है, रेजिस्टेंस होता है, ग्रेविटी अफेक्ट करता है, okay, and the direction of the motion and the shape is also different। यहाँ पे आइडियल मॉडल में क्या होगा, इस बेसबॉल को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, जिसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी कांस्टेंट होगा, ग्रेविटी कांस्टेंट होगी, और यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं होगा, और शेप भी इसका चेंज नहीं होगा। नाउ वी विल अंडरस्टूड some kind of ideal and some kind of realistic मॉडल्स, ठीक है। तो रियलिस्टिक इन द सेंस जो प्रैक्टिकल में होता है वो, ठीक है। नाउ वी हैव समवॉट आइडिया अबाउट व्हाट गैलीलियो वांट टू से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा तो आइडिया आपको लग गया होगा कि गैलीलियो क्या करने की कोशिश कर रहा था, वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था एक ऑब्जेक्ट अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है उसका टाइम क्या होगा, वो उसको कंपेयर करना चाहता था किसी और ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग स्टडी कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट के मोशन को, एक ऑब्जेक्ट के वेट को, उस पर एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे अफेक्ट होती है, उसका शेप कैसे चेंज होता है, उसका डायरेक्शन कैसे चेंज होता है, ओके। ये सारी चीजें यहाँ पे वो स्टडी करना चाहता था, लेकिन क्या हो गया, उसने कुछ चीजें मिस कर दी, उसे फिर कंटिन्यू किया न्यूटन ने, जिसे हम लोग ये सारी स्टडी फिर से इन डिटेल स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 3 में, ओके। सो स्टे ट्यून, स्टे सेफ, थैंक यू। वन मोर थिंग, अगर आपको ये यूनिवर्सिटी फिजिक्स बुक चाहिए आप लोग इसे बाय कर सकते हो, अमेजॉन फ्लिपकार्ट से आपको मिल जाएगा। 13th एडिशन यूनिवर्सिटी फिजिक्स, ज़िमैन्स्की एंड सीजर ने लिखा हुआ है। ये आपको पूरी तरह से हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड फिजिक्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजीज।